2012 के बाद लगातार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। 1.5 से पौने 2 लाख आज सरकारी जॉब कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने धमकी दी, गोली चला देंगे, मार देंगे। बेरोजगारों का बीमा, दुर्घटना बीमा की हम आवाज उठा रहे हैं। जून महीने में कई भर्ती पूरी करने का और नई भर्ती निकालने का आश्वासन हमें मिला है। परिस्थिति, आर्थिक हालात गंभीर थे। रात पर खेतों में पानी भी देता था। मैं किसान का बेटा हूँ। कभी सोचा नहीं था इतने युवा मुझसे जुड़ जाएंगे, इतने युवाओं का प्यार मुझे मिलेगा। एमएलए एमपी उनको बनाया, उनका करते हुए उनकी आवाज उठाई। वो लेटर लिख के दूर हो जाते हैं, ट्वीट करके दूर हो जाते हैं। अपने आप को कहते हैं हम युवा हितैषी है। युवा हितैषी से थोड़ी सड़कों पर उतरिए। मेरे धक्का मारा, मैं गिर गया। स्कूल में थे तब तो क्रिकेट खेलना, मस्ती करना। गाँव में आपको पता है ब्याह शादी नहीं होती आजकल, 5 लाख हो चुका। गाँव पूछे कि छोरा छोरी क्या कर रहा है, नौकरी में है तो शादी हो जाती है, घूमते रहो। मैं आज पुनः कह रहा हूँ आपसे चैनल के माध्यम से कि युवा अब समझदार है, क्योंकि 2023 का चुनाव है। कई कारण है कि मतलब जो नकल माफिया है अत्ता बेखौफ है कि वन कोई डरी कौन है। मेरे को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दो। तो ऐसे युवाओं को ढूंढ रहा हूँ जो विधानसभा में चुनकर जाए, सीधा सवाल पूछे कि मंत्री बता, आप पे आरोप लगे, इस्तीफा कब दे रहे हो। सीधे टक्कर लेंगे नेताओं से और उनके इस्तीफे वहां विधानसभा में जाके करेंगे। राम राम साहब, और नाम है दीप और ते सब देख रहे हो झलको राजस्थान। आज आपने साथ में थे फ्रेम में देख रहे हो उपेन यादव जी है, जगह बेरोजगार की हक के लिए हमेशा लड़ाई है जी लड़ते रहा करे। तो आज आंसू आप खास बातचीत है जी करवाड़ा, हाँ बहुत सारा मुद्दा पर आंसू आप बातचीत कर। बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक थोड़ा सा आप बात करा कि कौन सी जगह का थे रेबाड़ो हो, थोड़ा सा भी के बारे में थोड़ा सा बता दो। खटेसू पढ़ाई करी हो और कई चीज की पढ़ाई ते करे हो। मैं जयपुर जिला में सापरा को रेबाड़ो छू और बठे मारे वाया मनोहरपुर से तहसील सापरा है और गांव खोजावाला मेरा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से की और उसके बाद संस्कृत कॉलेज से मैंने आगे की शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद भीलवाड़ा मैंने बीएसटीसी की है, प्रॉपर भीलवाड़ा हरिसेवा धाम है, वहाँ से मैंने डीएलएड किया और डीएलएड के बाद मैं जयपुर आ गया और 2012 के बाद लगातार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। एक चीज जो बता रहे हो कि थे बीएसटीसी करे हो, पढ़ाई थे करे हो, फिर भी के बाद में कहीं आन की जरूरत पड़ेगी जब राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की शुरुआत है जो गोथान करनी पड़ी। और डीएलएड कराने के बाद मैंने भी आरटेट का पेपर दिया था। आरटेट वाले मामले में विवाद हुआ तो उस समय कई लोगों को ज्वाइनिंग से वंचित कर दिया गया था। तो उस धरने प्रदर्शन में गया था। हमारे आरपीसी से लड़ाई की मांग थी पहले जिला परिषद से। तो उस समय देखा हम लोग नेहरू गार्डन में इकट्ठे हुए। नेहरू गार्डन में इकट्ठे होने के बाद हमने कोई रोडमल चौधरी जी को अध्यक्ष बनाया और हमने वहाँ ऐलान किया कि सोमवार को बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे। तमाम लोग इकट्ठे हुए तो रोडमल जी वहाँ मौजूद नहीं थे। तो उस समय मैंने एक मान लीजिए कि अतिरिक्त प्रभार मान लीजिए, जब मेन अध्यक्ष नहीं आया तो उस समय मैंने जिम्मेदारी उठाई और उसके बाद लगातार युवाओं की मैं आवाज़ उठाता आ रहा हूँ। मैंने देखा पीड़ित अभ्यर्थी की आवाज़ उठाते हैं, पीड़ित अभ्यर्थी को जो न्याय मिलता है तब लोगों की जो खुशियाँ होती चेहरों पे, जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है उनके, जब वो कितने खुश होते हैं, तो मुझे लगा कि हर समाज, हर धर्म के लोग हैं कि कोई अलग अलग समाज का अध्यक्ष बन गया, हर धर्म का अध्यक्ष बन गया, हर पार्टी के भी अध्यक्ष है, जो अपने अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए लोग लड़ाई लड़ते। लेकिन बेरोजगारों की कोई सुनने वाला नहीं था और कोई इनका कोई न संगठन था। तो हमने ये संगठन बनाया, युवा बेरोजगार की आवाज़ बुलंद की। आज इस आवाज़ के तहत 1.5 से पौने 2 लाख आज सरकारी जॉब कर रहे हैं। और अब आज राजस्थान में क्या पूरे देश में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का नाम है। ये दबंग एक सा संगठन है जिसके सामने सरकार को भी झुकना पड़ता है, मांगे माननी पड़ती है। आपने देखा होगा कि जयपुर से लेकर लखनऊ तक लड़ाई लड़ी है, कई लड़ाई जीती है, कई लोगों को नौकरियां मिली। कद कौन सी साल ही जी कमाने की शुरुआत है जी करी है? 2011 एंड और 12 में ये शुरुआत हुई थी। जी बता रहे हो कि लखनऊ में और बढ़ गया है एक बार शायद कंप्यूटर अनुदेशक वाली भर्ती के लिए भी थे लड़ाई लड़ी, बट मैं भी कवरेज करी ही बिकमाने बिक बारे में थोड़ा सा बताओ बड़े काई हुए हो बे और क्यों राजस्थान के मुद्दा लेट था ना बड़े यूपी कमाए जानो पड़े। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकालने की घोषणा सरकार ने कहा कि हम संविदा पे निकालेंगे और तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से मैंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नियम ही नियम संविदा पे निकालेंगे। कुछ विद्यार्थी मेरे पास ये आए, बोले कि हम इसके खिलाफ है। मैंने कहा पूरा मेरा समर्थन है। बोले हम दिल्ली बॉर्डर पे धरने पे बैठेंगे। वो दिल्ली बॉर्डर पे जाके धरने पे बैठे। काफी दिन हो गए थे, परेशान होकर मुझे फोन किया कि भैया हमारे हालात गंभीर है, हमें उल्टी दस्त खून के हो रहे हैं, परेशान है, दुखी है। फिर मैं 12 जुलाई को वहाँ मैं दिल्ली पहुंचा और उनकी कमान संभाली और मैंने ऐलान कर दिया कि मैं लखनऊ कूच करूंगा। 16 जुलाई को लखनऊ कूच करके वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, हंगामा हुआ। वहाँ उन्होंने धमकी दी, गोली चला देंगे, मार देंगे, लेकिन डरे नहीं, मन का नेतृत्व करता रहा
और अल्टीमेटम दे दिया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें आत्महत्या करनी पड़े या हमारी लाश यहाँ से जाए। प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद 19 जुलाई को हमारी प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को निर्देश दिया और वो संविदा से भर्ती स्थायी भर्ती होगी। जहाँ बात बात पे गोली चल जाती है वहाँ लड़कर जीत कर इतिहास में नाम दर्ज करवाया, वो लड़ाई हम जीत कर आए। इसके अलावा और कौन कौन सी यानी कि लड़ाई है जगह उपेंद्र यादव लड़े हैं बेरोजगारों के लिए? 2012 के बाद ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें बेरोजगारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ती। चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, तमाम भर्तियां हैं, उनके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी पेपर लीक के माफियों के खिलाफ भी हम ही आवाज उठा रहे हैं। बसों का किराया माफ करने की आवाज हमने उठाई। लेकिन जैसे 2012 के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला, पंचायत राज LDC भर्ती में भी कोर्ट में हल्फनामा हो दिया, वो भी आवाज में उठा रहा। तो कुल मिला भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लगातार आवाज उठावा, लड़ा। अभी 23 तारीख को देखा हजारों लोग यहाँ जयपुर में इकट्ठा हुआ। तो ये हमारी ताकत है और सरकार से सीधी टक्कर लेते हैं क्योंकि युवाओं को न्याय मिले। कई भर्तियां पूरी हुई और आने वाले दिनों में जी टाइम पर ते पढ़ाई कर रहा बे टाइम पर सोचा है कि मन आगे जार बेरोजगारों के लिए आवाज उठाने या फिर बी टाइम पर था का सपना कुछ हो रहा? जीटे में मैं सच ही कहूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था एक पुलिस वाला एक कांस्टेबल भी दिखता था, डर लगता था। और कभी नेताओं को देखता था ये लगता था बहुत बड़ा है। और आज जब मैं देखता हूँ कि जब सैकड़ों पुलिस वाले भी होते हैं तो मैं डरता नहीं हूँ कि आवाज उठाता हूँ और उनसे झड़प भी हो जाती है। 23 तारीख का भी आप देख लो, फरवरी का भी देख लो। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा। और लेकिन यह है कि जब मैं कॉलेज में STC कर रहा था भीलवाड़ा से DLED, तभी मैं लोगों की मदद करता। मदद की भावना शुरू से रही है कि जब किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, जिस व्यक्ति की मदद होती है ना वो कितना खुश होता है, उसके चेहरे पे कितनी खुशी होती है, उसका आनंद अलग ही आता है। तो तब से मैं मदद करते आया हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा, मैं जो इसमें युवाओं की लड़ाई लड़ूंगा, राजनेताओं से सीधा लड़ूंगा और यहाँ तक मैं पूछ जाऊँगा। इतनी लड़ाइयाँ मैं लड़ लूँगा, कभी सोचा नहीं था। मैं ग्रामीण परिवेश से निकल के आया हूँ। घर से सब्जियां मैं कोटा तक गाजर उजर ये घर की सब्जियां बेच कर आता था। तो संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतने युवा मुझसे जुड़ जाएंगे, इतने युवाओं का प्यार मुझे मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। प्रदेश में हर जगह जिस प्रकार जहाँ भी जाता हूँ मुझे इतना मान सम्मान और प्यार मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे सोशल मीडिया आप देखो 1 मिलियन की ज़्यादा मेरे फॉलोवर है और ट्विटर पर तो केवल राजस्थान में 5-6 नेता ही, जो 200 MLA है, 25 जो लोकसभा सांसद है, 10 राज्यसभा सांसद, उसमें 5-6 या 7 लोग ही मुझसे आ गए। इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। कई मंत्रियों के तो 2-3 लाख मुझसे पीछे हैं, 4-4 लाख पीछे। तो ये ताकत, युवाओं की ताकत, युवाओं का प्यार और मान सम्मान मुझे प्रेरित करता है। तो मैं पूरे दिन भर आज CMO में गया, सचिवालय में गया, वहाँ स्वास्थ्य भवन गया और RDC भवन धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिला। मेरा लक्ष्य होता है कि पूरे दिन भर मैं कोशिश करता हूँ किसी न किसी बेरोजगार को न्याय मिले। वह चीज रहेगी कि बी टाइम पर सपनों का ही हो, कहीं बनना चाह रहा है बी टाइम की कोई सरकारी नौकरी ही या फिर कहीं हो जी टाइम पर दिमाग पर? उस समय तो यही था कि मैं DLED BSTC करने गया था, मेरा सपना था कि टीचर ही बनना। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम को देखा तो लोगों की आशाएं बढ़ी। जैसे जैसे सफलता मिलती गई आंदोलनों में, जैसे जैसे पीड़ित बेरोजगार आने लगे, देखा आपने देखा को 23 तारीख को कि न तो हमारे पास बसें थी, न हमारे पास टेंट था, न खाने की व्यवस्था थी। पीड़ित बेचारे बेरोजगार अपने किराए से आए। एक आवाज में सोशल मीडिया पे मैंने ट्वीट किया, वीडियो डाला, उसी आवाज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जबकि बड़े बड़े नेता MLA जब बसें लगाने, खाने की व्यवस्था करने के बावजूद उनके पास भीड़ नहीं आ पाती, बड़ी पार्टियां भी विफल हो जाती है। तो इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे, एक आवाज में पूछ रहे हैं। तो ये विश्वास है उनका, उनको पता है कि मैंने कभी भी युवा बेरोजगारों के साथ राजनीति नहीं की। 5 साल बीजेपी में संघर्ष किया, अब कांग्रेस में संघर्ष कर रहा हूँ। लाठियां खा रहा हूँ, अनशन करने की बात आती है तो अनशन मैं करता हूँ। लखनऊ जाना हो, कहीं पे कुछ भी करना हो, सबसे पहले भाग दौड़ मैं करता हूँ। जैसे अब इस बार धरना प्रदर्शन हुआ, 12,000 रुपये हमारे टेंट के लगे। मैंने किसी बेरोजगार से नहीं लिया, खुद व्यक्तिगत मेरे व्यवहार से, जैसे मेरे दोस्त, मैंने कहा यार थोड़ा हेल्प करो, ऐसे कर के मैंने वो व्यवस्था करके की। मैं जानता हूँ बेरोजगार है, किराया नहीं बेरोजगारों के पास, तो कहाँ से पैसे दे पाएगा। तो मैं किसी भी बेरोजगार को परेशान नहीं करता, मैं उनकी पीड़ा समझता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं वंचित पीड़ितों की आवाज उठा रहा हूँ, जबकि ये इनका धर्म और कर्तव्य है। MP MLA और नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, युवा नेता कहते हैं। अभी 23 मई को हम पूरे गर्मी में सड़कों पे बैठे रहे, पुलिस के धक्के खाए। मैं उन युवाओं के लिए मुझे गिरना पड़े, धक्का खाना पड़े, मैं खाऊंगा, क्योंकि उन युवाओं के सपने के साथ साथ उनके माँ बाप के सपने जुड़े हैं। एक सामान्य परिवार, एक किसान परिवार से वो लोग आते हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोगों के हालात गंभीर होते हैं। कई बार उन लोगों का दर्द देख के मुझे लगता है कि हाँ, उनका दर्द साथ मेरा भी दर्द है कि मेरे माँ बाप मुझे कहते हैं कि आप घर नहीं आते। जैसे महीनों में जाता हूँ, फिर गया, रात को गया, सुबह आ गया, तो उनकी भी इच्छा होती है कि उनका बेटा उनके पास रहे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप दुखी हो लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रदेश के लाखों माँ बाप दुखी नहीं हो, इसलिए मैं उनके सपनों के लिए लड़ता रहता हूँ। ग्रामीण प्रवेश जानते बताया हो बैठे हूँ जी टाइम पर स्कूल में हाँ
बे टाइम पे बेरोजगारी ने थे मन लागे करीब देखे हो जे टाइम पर भी स्कूल में थे तब तो क्रिकेट खेलना मस्ती करना अच्छा। इतना कभी सोचा नहीं था। सरकारी जॉब थी उस समय, लोगों का रुझान कम था, बेरोजगारी अब बढ़ी है तो हालात अब गंभीर हो गए। उस समय इतना वो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे डीएलएड करके आया स्थितियां बदली, पेपर लीक, पेपर माफिया, नकल, फर्जीवाड़ा, ये ज्यादा राजस्थान में चल रहा था। इसके खिलाफ लोग गुस्से में आक्रोशित है और बहुत बुरा हो रहा है, तो इसलिए लोगों की आवाज में लगातार उठा रहा हूँ। यहाँ एक नकल विरोधी कानून के लिए बहुत ज्यादा भीमान था को भी संघर्ष हो तो वो आयो भी तो बाद में एक ही परीक्षा है जहाँ तक मारो नॉलेज है कि वह पुलिस कांस्टेबल आ हुई और बिग मायने पेपर लीक होगा। कई कारण है कि मतलब जो नकल माफिया है अत्ता बेखौफ है कि वन कोई डरी कौन है। मेरे को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दो, एक दिन में वो कर दूंगा जो लोग 5 साल में नहीं कर पाएंगे। अरे कितनी कहेंगे, उठा के जेल में डालो, जो दोषी उसकी बिल्डिंग पे बुलडोजर चलाओ, संपत्ति जब्त करो, आदेश दो। जिस मान्यता को रद्द करने में 10 दिन लगा दिया, उसी दिन तुरंत मान्यता रद्द करते, आजीवन के बोले कभी मान्यता नहीं मिलेगी, कभी बाहर नहीं हो गए। अब फोन ट्रेस करिए सारी गैंग को, एग्जाम से पहले उठा के जेल में पटक दो और जिसके संपर्क में उसको उठा के जेल में डालो। अपराधियों में डर होना चाहिए, अपराधियों में डर ही नहीं है क्योंकि तुरंत में तो सारी भर्तियों की सीबीआई जांच करवा दो, जिस मंत्री पे आरोप है उसको बर्खास्त कर दो और जो अपराधी उसको उठा के जेल में डाल दो और उसको पीट पीट के पूछू भैया तेरे कहाँ का तार है, सबको उठा के किस किस को लगाया, जो फर्जीवाड़े से दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के उनका मेडिकल जांच करा दो। एक्शन लेने वाला होना चाहिए, एक्शन लो और डालिए। कैसे खिलवाड़ करते, कैसे फर्जी लोग लग जाए भाई। आपके दिवाकर पब्लिक स्कूल है, उसकी मान्यता, उसके बिल्डिंग पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। अपराधियों 3 बार सोचे कि भाई मैं पकड़ा गया तो मेरी संपत्ति जब्त हो जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा। अब आपने कानून बनाया, जिस कानून के लिए हमने लड़ाई लड़ी, मैंसन पे बैठा, धरना प्रदर्शन करके सरकार को मजबूर कर दिया, लेकिन उस कानून को धरातल पे लागू नहीं करे। कहा था 10 साल की सजा होगी, 10 लाख से 10 करोड़ का जुर्माना होगा। क्यों जुर्माना नहीं लगा रहे, क्यों 10 साल तक जेल में नहीं डाल रहे। आप दिनेश एमएन साहब हैं, तो एक हेड बना दो, उनको खुली छूट दे दो कि आपको उसको पेपर माफिया को खत्म करना है। दिनेश एमएन उनको उठा लाएगा। कितनी गैंग है, 2 ही गैंग है। एसओजी को पता कितनी गैंग है। आज क्या होता है कि आपको पता आपका पड़ोसी पेपर ले रहा है, आपको पता है पड़ोसी ने दिव्यांग नहीं, दिव्यांग सर्टिफिकेट बना दिया, लेकिन आप इसलिए नहीं शिकायत कर पाते हो कि यार दुश्मनी हो जाएगी, नाम बाहर आ जाए लोग। आप हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए और आप शिकायत कर दीजिए। कोई भी, हर जिला में हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए कि साहब फलानो इस भर्ती में फर्जी लागो बिगिया डिटेल्स, उसकी खबर, उसकी बात गोपनीय रखो, उसका नंबर सर्विस लाइन पे डाल दो और उसकी जासूसी कराओ और पकड़ के जेल में डाल दो। तो दिनेश एमएन जैसे ईमानदार ऑफिसर आए, उनको हेड बनाए, हेल्पलाइन नंबर जारी करे और देखिए फिर क्या होता है। कई लोग, अभी भी मैं दावा कर रहा हूँ 10-20 हजार लोग तो फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं अभी भी। इसलिए मैंने कहा कि एक दिन का, क्योंकि एक दिन का तभी तो मैं कुछ कर पाऊं, तभी तो ये आए, तभी इनके अंदर डालो, सीबीआई की जांच कराऊं, कई मंत्रियों को जेल में डालू जो जिनका नाम है। ये सिटी चढ़ो शुरू करोगी राजनीति की तरफ। ये 2023 की प्लानिंग है कि तो ऐसे युवाओं को ढूंढ रहा हूँ जो विधानसभा में चुनकर जाए, सीधा सवाल पूछे कि मंत्री बता आप पे आरोप लगे, इस्तीफा कब दे रहे हो। एक चीज मैं जानना चाहूँ कि जियान ते बता रहे हो थे बेटा बेटा मांगे सामने बता रहे हो कि अठे तार जुड़ रहे हैं, एसओजी ने सारी चीजें पता है, सबने पता है, कार्रवाई क्यों कोनो है। पैसों का खेल भी है, राजनीतिक संरक्षण भी है। तो यान फिर कब तक जो का बेरोजगार है बाकी सपना के साथ में यानी खेलो जैसी कितने दिन, साल भर और खिलवाड़ कर लो। 2023 में सत्ता पलट दिला, नहीं सुनेंगे। युवा बेरोजगार बेवकूफ नहीं है, युवा बेरोजगार समझदार है, वोट की चोट करना जानता है। 2023 की ताल हमने 23 मई को ठोक दी है, 2023 में बताएंगे। एक चीज और मैं जानना चाहूँ, बेरोजगारी को अब मतलब निकाला तो सिर्फ सरकारी नौकरी से ही निकाला या फिर प्राइवेट भी अगर सेक्टर में अगर जॉब नहीं मिल रही है। देखो कई राज्यों में प्राइवेट जो सेक्टर में नौकरियां 80% अपने राज्य के लोगों को ले रहे हैं, तो राजस्थान में भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरियों में राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता से देना चाहिए और प्राइवेट में निकाले। लेकिन मैंने कई सुझाव दिए उनको। एक तो इसमें गारंटी होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि निकाल देंगे, क्योंकि कभी निकाल देते शोषण होता है। राजस्थान के कई जगह है ना, मेडिकल की टीम की आवश्यकता कई देशों में, तो आप बाहर भेजिए। ये तो इनको सिस्टम स्थापित करना पड़ेगा, इनको खपत करनी पड़ेगी। युवा बेरोजगार को कहाँ हम रोजगार दे सकते हैं प्राइवेट क्षेत्र में, बाहरी देशों में। जब युवाओं का चिंतन मिलन होगा कि युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी, इनको रोजगार कैसे मिलेगा, ये सभी राजनीतिक पार्टियों नेताओं के लिए लागू होता है। तब तो यदि युवाओं का विकास होगा तो प्रदेश और देश का विकास होगा, और युवाओं का विकास नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि देश और प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। बट देख रहे हो कि बहुत सारा फोटोज जगह लग रहा है, जगह मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा संघर्ष का है, जगह मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल में, और यहाँ की कुछ चीजें अगर शेयर करवा चाहूँ माँ के साथ में, जो टाइम पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन था कि हो गया। मैं तो मरते मरते बच्चा हूँ, 3 बार आईसीयू में गया हूँ। कोई रात में टेंशन में बैठे 13-14 दिन। तो प्रदेश के युवाओं की और उनके माता पिताओं की दुआ है जो मैं बचा हूँ। कई बार मेरे को इतना भयंकर मारा, सिर में 5-5 टाँके आए। आज उपेंद्र यादव 10 साल से संघर्ष कर रहा है, जो 1.5 से 2 लाख लोगों को ज्वाइनिंग मिली, तभी युवा इतना प्यार करते हैं। मेरे पास ऑफर नहीं आए, मेरे पास बहुत ऑफर आए, आ जाओ आपको ये बना देते हैं, आज इस पार्टी में जुड़ जाओ, सब ऑफर आए,
लेकिन मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता। जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूँ, अब मैं संगठन को छोड़ दूंगा तब मेरी निजी जिंदगी होगी। जब तक इसमें हूँ, मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी युवा है, उनके लिए लड़ूंगा। और आपने देखा होगा, पहले राजस्थान के पहला बंदा होगा जो सीधी सरकार से टक्कर लेता है, मंत्रियों के घर पे जाके बैठ जाता है सीधा। हम न डरने वाले की ईमानदार है, और ईमानदार आदि किसी के बाप से नहीं डरेगा। आईसीयू में चलेगा, अति क्रिटिकल कंडीशन भी हुई, कई चीज यानी कि मोटिवेट करे है कि थे लड़ाई है कि जारी रख रहे हो। और दूसरी चीज घराड़ा जगह हुए, भले ही कत्ता स्ट्रॉन्ग हो चाहे कत्ती लड़ाई हो, घराड़ा अपने टावर ने आज भी देखा, इतना बड़ा होगा तो भी मम्मी आन कह देगा कि बेटा बस में सही जा जाए। तो घराड़ा को कहीं रिएक्शन रहे टाइम पर मैं बता दूं थाने कि मैं 7-8 बार अनशन कर चुका हूँ। 5-6 बार तो घर वालों ने पत्तों को लाग मारी, कई बार तो मम्मी पापा ने बाद में पत्तों लागते कि अनशन तोड़ दी। जब मैं घर जाता, मेरा शरीर देखते कि मेरा वजन कम हो गया, तब माँ बहुत रोती थी। यदि मेरी जान भी चली जाए तो लाखों बेरोजगारों को भला होगा। इसलिए मुझे उनका चेहरा और उनका दर्द मेरी ताकत बन के मेरे सामने रहता था, मैं लड़ाई लड़ता था। अपना चैनल का माध्यम आखिर कमाने बेरोजगार कोई संदेश उपेंद्र यादव की तरफ से? मैं यही कहना चाहूंगा कि साथियों, राजनीति बहुत गंदी है। हम लोगों को कमजोर करने की बहुत साजिशें पहले भी रची है, लेकिन उनकी साजिशें अभी तक नहीं चल पाई है। आप लोगों को किसी के बेखौफ नहीं आना है। हमारी पार्टी युवा पार्टी है, हमारा आईटी सेल आप लोग हो, तो इसलिए सच के साथ रहना है, क्योंकि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। हम सब मिलकर इन राजनेताओं से लड़ेंगे जो झूठे हैं, जो धोखा कर रहे हैं, युवाओं के हित में नहीं है, उनसे लड़ेंगे। अच्छे राजनेता भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, अच्छे वो सांसद एमएलए भी हैं जो आपके हित में, उनका स्वागत करेंगे। ऐसा ना समझे कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी हार होगी। नहीं, हमारे पास बहुत मौके, वोट की चोट का भी बड़ा मौका है, और 2023 में सत्ता में लाने का काम अपना होगा। हमें एकजुट होना है, मजबूत होना है, और हमारी ताकत का एहसास करवाना है। तो हम सबको अपने वोट की ताकत से हमारी मांगे पूरी करवानी है, और भ्रष्टाचार, पेपर लीक, इन सबको खत्म करवाना है। और जो दोषी कोई मंत्री हो, एमएलए और कोई भी नेता हो, उसको जेल के अंदर भिजवाना है। जब भी आपको आवाज लगाए, एक आवाज में आप सबको आना है। सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, लड़ाई जीतनी होगी, जिससे हम लोग आपके सपनों को बचा सके। राम राम सा, और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आज का ही खास एपिसोड का मैंने उपेंद्र यादव हा आसो बातचीत करी। वीडियो के बारे में थाकी गई राय है कमेंट सेक्शन को मैंने कमेंट कर जरूर लिख जो। साथ ही साथ अपनी राजस्थानी भाषा को मैंने मायड़ भाषा में यान का बहुत सारा खास इंटरव्यूज और न्यूज है जो आप दिखाता रहे। अगर चैनल कर लो सब्सक्राइब। मैं हूं ताको दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।